हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद अमित। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग ने जो सीडीपीओ का नोटिफिकेशन दिया है अर्थात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसके सारी डिटेल्स के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने कुल 55 पदों पर रिक्तियाँ निकाली है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अर्थात सीडीपीओ के पद के लिए। दोस्तों, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि अनारक्षित पदों की कुल संख्या कितनी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कुल संख्या कितनी है। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ अनारक्षित सीटों की कुल संख्या 22 है, जिसमें महिलाओं की कुल संख्या 7 है। महिलाओं के लिए जो अनुमान्य पदों की कुल संख्या है, आरक्षित पदों की कुल संख्या, वो 7 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस के लिए पदों की कुल संख्या 5 है, जिसमें महिलाओं की कुल संख्या 2 आरक्षित है। अनुसूचित जाति की कुल संख्या 9 है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 3 है। अनुसूचित जनजाति के पदों की कुल संख्या 0 है, जिसमें महिलाओं के लिए भी कोई सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों की कुल संख्या 11 है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 4 है। पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों की कुल संख्या 6 है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या 2 है। कुल 55 पदों की रिक्तियां आई हैं, जिसमें से 18 पद जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके नीचे दिया हुआ है कि स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित जो सीट है वो 1 है। इसके बाद दिव्यांगजन के लिए आरक्षित सीटों की संख्या दी हुई है, जिसमें चलन दिव्यांगता के लिए 1 सीट आरक्षित है, जबकि मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए सीटों की संख्या 1 आरक्षित है। वेतनमान की बात करें तो 53,100 से 1,67,800 अर्थात लेवल 9 के अनुसार वेतन मिलेगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्ट्स फैकल्टी से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, साइंस से हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं, कॉमर्स से हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद आयु सीमा की बात करें तो दिनांक 1/8/2021 को आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की बात करें जो अनारक्षित वर्ग है, उसमें पुरुषों की अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। इसके बाद 1/8/2018 से 1/8/2021 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे वैसे लोग भी इस परीक्षा के लिए योग्य पात्र होंगे। इसके बाद हम और आगे देखते हैं तो इसमें दिया हुआ है बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हो को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। मतलब बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके आगे देखें तो विकलांगों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जा रही है अधिकतम उम्र सीमा में। इसके आगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए दी गई है उम्र सीमा में 3 वर्षों की छूट, तथा अधिकतम जो है वो 53 वर्ष उम्र होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। इसके आगे फिर देखते हैं चयन प्रक्रिया किस तरह से होने वाली है, यानी किस तरह से प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी एवं साक्षात्कार होगा। तो इन चीज़ों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो जो पीटी की परीक्षा होती है अर्थात प्रारंभिक परीक्षा, उसमें जीएस से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या और किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि कितने अंकों की परीक्षा होती है। तो जीएस पेपर पीटी में 150 अंकों का होता है, जिसमें हमें समय मिलता है 2 घंटे का।
यह ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। एक सवाल होगा जिसके ऑप्शन दिए रहेंगे, उस ऑप्शंस में से हमको सही जवाब चुनना है। पीटी परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें अनिवार्य विषय है समान हिंदी, जीएस पेपर 1 अर्थात समान अध्ययन पेपर 1 और जीएस पेपर 2 अर्थात समान अध्ययन पेपर 2। समान हिंदी का जो पेपर होगा वो 100 अंकों का होता है, समय सीमा 3 घंटे है। जीएस पेपर 1 300 अंकों का होता है, समय सीमा 3 घंटे है। जीएस पेपर 2 जो होता है वो भी 300 अंकों का होता है, समय सीमा 3 घंटे है। वैकल्पिक विषय की बात करें तो वैकल्पिक विषय अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ हम देख रहे हैं 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। एक गृह विज्ञान दिया हुआ है, एक मनोविज्ञान दिया हुआ है, एक समाजशास्त्र दिया हुआ है, एक श्रम एवं समाज कल्याण अर्थात लेबर एवं सोशल वेलफेयर LSW सब्जेक्ट दिया हुआ है। हमें इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना है। तो ये भी 300 अंकों का होगा, समय सीमा 3 घंटे है। अब आगे देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में हमसे किस किस टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा और हमें कैसे कैसे अपनी तैयारी को अंजाम देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में हमसे सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं अर्थात करेंट अफेयर्स जो नेशनल एवं इंटरनेशनल महत्व रखती हों। भारत का इतिहास हमसे पूछा जाएगा, बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं हमसे पूछी जाएगी, अर्थात हमें भारत का इतिहास तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ बिहार का इतिहास भी हमें पढ़ना है। उसके बाद सामान्य भूगोल पूछा जाएगा, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, अर्थात भारत का भूगोल के साथ साथ हमें बिहार के भूगोल पर भी चर्चा करनी है, उसे भी हमें देखना है। तैयारी हमें भारत के भूगोल के साथ साथ बिहार के भूगोल को भी तैयारी साथ साथ करती रहनी है। भारत की जो राज्य व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था उसकी भी तैयारी हमें करनी है। आज़ादी की पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं समान मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का जो योगदान रहा उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है तथा समान मानसिक योग्यता की जांच करने वाले प्रश्न इसमें हमसे पूछे जाएंगे। इसके आगे समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% तथा अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं निःशक्त उम्मीदवारों को 32% अर्हताएं प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन करते समय मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। अर्थात मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 4 जो वैकल्पिक विषय हैं, एक गृह विज्ञान, एक मनोविज्ञान, एक समाजशास्त्र, एक श्रम एवं समाज कल्याण, इन चारों विषयों में से किसी एक विषय को आपको चयनित करना पड़ेगा वैकल्पिक विषय के रूप में, जिसका एग्जाम आप मुख्य परीक्षा में दीजिएगा। एक यहाँ पर नोट दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उसमें किसी प्रकार का बदलाव मान्य नहीं होगा। अर्थात फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपने वैकल्पिक विषय, मान लीजिए कि आपने श्रम एवं समाज कल्याण को वैकल्पिक विषय के रूप में चुन लिया है, तो उसमें कोई बदलाव मान्य नहीं होगा। जो आपने वैकल्पिक विषय लिया वो ले लिया, उसी विषय का आपको एग्जाम मुख्य परीक्षा में देना होगा। और एक और बात नीचे लिखी गई है, वैकल्पिक विषयों का मानक लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का होता है। अर्थात पटना विश्वविद्यालय में जो ऑनर्स विषय होता है उसका जो परीक्षा होता है लगभग वही मानक रहेगा यहाँ वैकल्पिक विषय का। चलिए अब आगे देखते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु अनिवार्य विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मिलित संयुक्त परीक्षा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित विषय तथा सामान्य हिंदी एवं समान अध्ययन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अर्थात पीटी का फॉर्म तो आपको भरना ही है। पीटी क्वालिफाई कर गए तो आपको मुख्य परीक्षा में जाने से पहले एक बार फिर से फॉर्म फिलअप करना है मुख्य परीक्षा के लिए। यही बात यहाँ पर पॉइंट 4 कह रहा है। पॉइंट 5 में आइए तो ये बोल रहा है प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के आवेदनों में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। अर्थात यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने पीटी में जो डिटेल दिया है और मेंस फॉर्म फिलअप करते समय जिस जो आप डिटेल दे रहे हैं, अगर दोनों में भिन्नता होती है, दोनों डिफरेंट होता है, तो आपको मेंस के एग्जाम में बैठने से वंचित किया जा सकता है। अर्थात आगे देखते हैं, आरक्षण की बात कही गई है आगे। इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात फॉर्म फिलअप करते समय अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको बाद में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप किसी और स्टेट के हैं, मान लीजिए आप झारखंड के हैं या फिर उत्तर प्रदेश के हैं, और आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजक के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। ठीक है, यही बात है। चलिए आगे कहा गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जो एससी एवं एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रमाण पत्र जमा करना होगा। एक तो जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, एक अस्थायी निवास मूल निवास अर्थात डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। यहाँ क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की चर्चा की जा रही है। एक बात और नीचे कही गई है, दिव्यांगों को इस विज्ञापन की कंडिका 1 के में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% 36 आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ठीक है, अर्थात उन्हें अपना दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है उसे जमा करना पड़ेगा। इसमें दिया गया है कि महिलाओं को कंडिका 1 के क में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% आरक्षण दिए होगा, अर्थात महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, उसके आगे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी को इस विज्ञापन की कंडिका 1 के ख में वर्णित रिक्ति के अनुसार 2% 36 आरक्षण देय होगा। यानी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी है उनके लिए आरक्षण की बात कही गई है, जो 2% आरक्षण उनको मिलेगा। इसके लिए भी उन्हें प्रमाण पत्र जो है उसको जमा करना होगा या फिर दिखाना होगा। इसके नीचे आते हैं तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है यानी ईडब्ल्यूएस है, उन्हें विज्ञापन की कंडिका 1 के क के 2 में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण देय होगा, अर्थात ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, नोट में लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों के कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना में संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचना शर्त जानकारी किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगी। अर्थात जो आप विज्ञापन में देते हैं, आप फॉर्म फिलअप करते समय जो जानकारी देते हैं वही जानकारी मान्य होगी, जो छूट गया वो जानकारी मान्य नहीं होगी। उसी बात को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। एक और आगे नोट दिया हुआ है, इसमें लिखा गया है कि साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों
को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र के ओरिजिनल कॉपी सत्यापन के लिए लाना अनिवार्य होगा। अर्थात जब आप पीटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा, मेंस का एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा, उस समय जो आपको प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा, उसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र लेके जाना होगा, स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा, स्नातक अंक पत्र अर्थात पार्ट थर्ड का मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निहित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में आपको लेके जाना पड़ेगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं, क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में आपको ले जाना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय ये जानकारी दी है तो आपको इंटरव्यू में इन सब चीज़ों को ले जाना होगा। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय ये जानकारी दी है तो आपको उस समय ये सब ले जाना होगा। आगे आते हैं तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र ले जाना होगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूटे नहीं। जो भी आपने जानकारी दी है उस अनुरूप आप अपना डॉक्यूमेंट्स ले करके जाएं, क्योंकि यहाँ आपसे वहाँ आपसे ये सब चीज़ें मांगी जाएंगी। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस का दावा करते हैं तो आवेदक को बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधी प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। अर्थात आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना पड़ेगा अगर आपने दावा किया है कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। इसी तरह आगे दिया गया है कि आप अगर दिव्यांग है तो उससे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है उसे लेकर के जाएं। अगर आपने आयु सीमा में छूट पाई हुई है तो उससे संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास, जो भी प्रमाण पत्र है आप उसे लेकर के जाएं। सेम बात भूतपूर्व सैनिकों के लिए कही गई है। अगर आपने उम्र सीमा में छूट पाई है तो संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है उसे आप लेकर के जाएं। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए भी यही बात कही गई है कि आप प्रमाण पत्र लेकर के जाएं। उसके आगे कहा गया है कि पहचान पत्र फोटो युक्त, कोई भी पहचान पत्र जो उसमें फोटो आपका लगा हुआ है उसे आपको लेकर के जाना है। और हाल का खींचा हुआ फोटो, मतलब तत्काल 6 मंथ के अंदर का फोटो जो है, जो खींचा हुआ फोटो है उसे आप लेकर के जाएं। 4 फोटो चाहिए। उपयुक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित रद्द होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब प्रमाण पत्र नहीं ले जाते हैं तो आप जो है आपकी उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। इसलिए आप सजग रहें, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ही इंटरव्यू में जाएं, साक्षात्कार में जाएं। चलिए आगे जो है, आगे हम शुल्क की बात करते हैं। अर्थात बीपीएससी हमसे इस फॉर्म को फिलअप करवाने के लिए कितना पैसा ले रहा है। तो यहाँ सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये की बात कही गई है कि जो भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन्हें 600 रुपये पेड करने होंगे। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 150 रुपये पे करने होंगे। अर्थात आप बिहार राज्य के एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ शुल्क के रूप में 150 रुपये देने पड़ेंगे। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये। अर्थात आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर आप जनरल कैटेगरी से नहीं भी आते हैं लेकिन आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपको सिर्फ 150 रुपये देने होंगे, यानी 150 रुपये। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये। अर्थात अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी आते हैं फिर भी आपको 600 रुपये पेड
करने पड़ेंगे। इसके नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसने ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अर्थात आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और बैंक कुछ चार्ज उसमें ऐड करती है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो इन सब बातों का ख्याल रखना है। हाँ, और एक बात और नीचे लिखी गई है कि आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में अधिसूचित राशि लौटाई नहीं जाएगी। अगर आपने राशि पेड कर दिया है, आपने पेमेंट कर दिया है, तो वो पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा। यह है कि यहाँ कहा जा रहा है कि आपने परीक्षा फॉर्म फिलअप करते समय अपने आप को दिव्यांग बताया, या फिर आपने बताया कि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन बाद में यह पाया गया कि आप दिव्यांग नहीं हैं या फिर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से आप बिलोंग नहीं करते हैं। तो इस आधार पर जो आपने 150 रुपये का फॉर्म फिलअप किया था, आपने 150 रुपया पेमेंट किया था, लेकिन आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, इस आधार पर आपको अनहित मतलब कि आपको परीक्षा देने से वंचित भी किया जा सकता है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके आगे देखते हैं आवेदन पत्र भरने से संबंधित जो तिथियां हैं उसके बारे में दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 5/3/2021 है, अर्थात 5 मार्च 2021 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, तथा अंतिम तिथि जो है वो 1/4/2021 है। ठीक, इसके बाद फॉर्म फिलअप करने से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में नीचे दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। मतलब आपने अगर कुछ गलत कर दिया है फाइनल सबमिशन के बाद भी, फिर भी आप उसको एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह अर्थात 8 अप्रैल 2021 तक का समय दिया गया है कि 8 अप्रैल 2021 तक आप अपने आवेदन में किसी भी प्रकार का फेरबदल कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद पेमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। एक बात यहाँ लिखा गया है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात आपने जो फॉर्म फिलअप करते समय जो जानकारी दी है वह जानकारी ही रहेगी, उसके बाद किसी प्रकार का उसमें सुधार या परिवर्तन आयोग के द्वारा नहीं किया जाएगा, या फिर आयोग उस पर विचार भी नहीं करेगी। हाँ, एक चीज नीचे और लिखी गई है कि आवेदक जो है वो अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या यूजर नेम अर्थात एवं पासवर्ड जो है वो सुरक्षित रखें। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखें। अर्थात जब तक आपका मेरिट नहीं बन जाता है तब तक अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर नेम तथा पासवर्ड चारों चीज़ों को सुरक्षित रखें। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अर्थात किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलअप करने में इंटरनेट के माध्यम से, या फिर पेमेंट करने में बैंकिंग की तरफ से कोई व्यवधान आ रहा है, तो उसके लिए आयोग जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी जो है वो अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करें, उससे पहले ही वो अपना फॉर्म फिलअप कर लें। उसके बाद फॉर्म फिलअप कैसे करना है उन सब चीज़ों को कहा गया है कि आप हाल का जो फोटोग्राफ है वो हिंदी और अंग्रेजी का जो आपका हस्ताक्षर है वो स्कैन कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। और आवेदक जो है वो संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है। ठीक, हाँ, एक चीज़ और यहाँ लिखी गई है, जो फोटोग्राफ
जो हस्ताक्षर आप अपलोड कर रहे हैं फॉर्म फिलअप करते समय, उसकी कम से कम 5 अतिरिक्त प्रतियों को भी अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। उसके आगे वही चीज़ लिखी गई है कि इंटरनेट का या फिर बैंकिंग का कोई व्यवधान आता है, उसके लिए जो है आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। है अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आवेदन आयोग द्वारा सत्यापन के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। यानी जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, फाइनल सबमिट कर देते हैं, उसके बाद पुनः लॉगिन करके आपका जो फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे अपना फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि और उसकी कम से कम 2 कॉपियाँ अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। तो लगभग लगभग जो भी जानकारी थी यही थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।